हाय एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 05। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो लेक्चर नंबर 04 था, जो बस इसके पहले वाला लेक्चर था, वहां पर हमने किंगडम प्रोटिस्टा के दो क्लास को लेकर डिस्कस किया था। वो दो क्लास कौन कौन सा था? वो दो क्लास था डायनोफ्लैजिलेट एंड यूग्लिनॉइड। उनके हम लोग सारे कैरेक्टराइजेशन फीचर देखे थे और उनके हैबिटेट के बारे में डिस्कस किए थे और उनके वेरियस सिग्निफिकेंट फीचर्स के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोअन। तो फिर सभी इधर उधर देखना बंद कर दीजिए और अपने सामने एक पेन, कॉपी और एनसीईआरटी बुक लेकर बैठ जाए। मैं हूं शाहिन मजूमदार और आप देख रहे हैं स्टडी डाइवर्सिटी। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। तो चलिए आज का पहला टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि है स्लाइम मोल्ड। तो सभी हेडिंग दे लीजिए, स्लाइम मोल्ड। अच्छा, स्लाइम मोल्ड को हम लोग और एक नाम से भी जानते हैं या फिर उसको हम सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट भी कह सकते हैं। तो इसका अंडर पहला पॉइंट ही हम लोग लिखेंगे, इट इज नोन एज सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। अच्छा, सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट हम लोग बोल दिए इसको। अब हम लोग इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इट मूव्स along decaying twigs and leaves engulfing their organic matter। लिख सकते हैं engulf organic मैटर। तो फिर अभी आप एक चीज देख लीजिए, मैंने आपको जब सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बता रहा था तो फिर मैंने बताया था, क्या बताया था? एक सपोज डेड ऑर्गेनिज्म है, इसके ऊपर कोई भी बैक्टीरिया जो कि सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करेगा, वो एंजाइम रिलीज करेगा वेरियस। वो एंजाइम के माध्यम से या फिर ड्यू टू दिस केमिकल एंजाइम्स, इसके बॉडी का जो अपर पार्ट है वो डिसॉल्व हो जाएगा या फिर वहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है वो सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। यही है सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो वो सिंपल ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया एब्सॉर्ब कर लेगा। तो फिर यही होता है सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, ये बस आपको समझाने के लिए बोला। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट और बता सकते हैं कि सपोज ये एक लीव्स है, ये एक लीव्स हो गया और ये और एक लीफ है। सपोज ये दोनों लीफ है। अच्छा, इस लीफ के ऊपर मैं अब स्लाइम मोल्ड को ड्रॉ करूंगा। देखिए यहां पर एक ऐसे स्लाइम मोल्ड है, दो। अब दो स्लाइम मोल्ड सेपरेट है। यहां पर देखिए, जब दो स्लाइम मोल्ड एग्रीगेट करेगा तो फिर क्या फॉर्मेशन होगा देख लेते हैं। यहाँ पर एक बड़ा लीफ ड्रॉ कर देते हैं
और यहाँ पर ये दोनों एग्रीगेट करके प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर ये दोनों एग्रीगेट कर लिए, इसका नेक्स्ट स्टेप ये है, और प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन किए। इस स्टेज को हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग इस स्टेज को कहेंगे प्लाज्मोडियम। अच्छा, प्लाज्मोडियम कैसे फॉर्मेशन हुआ? तो फिर आपको इससे समझ आया गया होगा। प्लाज्मोडियम इज फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ सेवरल स्लाइम मोल्ड्स। हम लोग प्लाज्मोडियम के अंदर ऐसे पॉइंट पॉइंट करके लिखेंगे। प्लाज्मोडियम पहले लिखेंगे फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ several slime mold। ये एक पॉइंट हो गया। अभी देखिए, स्लाइम मोल्ड तो सिंगल सेलुलर है, तो फिर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। पर जब बहुत सारा स्लाइम मोल्ड मिलकर एग्रीगेशन फॉर्म करेंगे तो वो मल्टीसेलुलर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। तो फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि जो हमारा प्लाज्मोडियम है वो मल्टीसेलुलर होगा। इट इज मल्टीसेलुलर। मल्टी न्यूक्लियर, सॉरी मैं शायद सेलुलर बोल दिया था, ये होगा मल्टी न्यूक्लियर। क्योंकि देखिए दोनों में एक एक न्यूक्लियस है, पर जब बहुत सारा स्लाइम मोल्ड एक साथ एग्रीगेशन फॉर्म करेंगे तो उनके अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस प्लाज्मोडियम में प्रेजेंट होगा। इसलिए हम प्लाज्मोडियम में लिख सकते हैं इट इज अ मल्टी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। फिर हम और भी प्लाज्मोडियम के बारे में लिख सकते हैं। प्लाज्मोडियम में ना कोई सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं रहता है, तो फिर हम लिखेंगे सेल वॉल एब्सेंट। सेल वॉल एब्सेंट हो गया। फिर हम लोग प्लाज्मोडियम के बारे में और भी लिख सकते हैं कि इट इज द मेन स्ट्रक्चर और इट इज द मेन पार्ट इन द लाइफ साइकिल ऑफ स्लाइम मोल्ड। देखिए स्लाइम मोल्ड का लाइफ साइकिल आपको अभी पढ़ाऊंगा, पर उसके आगे एक चीज़ समझ लीजिए कि जो प्लाज्मोडियम के मतलब जो स्लाइम मोल्ड का जो लाइफ साइकिल है उसमें एक मेजर पोर्शन स्लाइम मोल्ड प्लाज्मोडियम के रूप में बिताता है, या फिर प्लाज्मोडियम फ्रॉम ही मेजर पोर्शन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द स्लाइम मोल्ड में देखा जाता है। तो फिर हम लिखेंगे इट इज द मेन स्टेज in the life cycle of slime mold। तो फिर हमने ये लिख दिया। अब देखिए स्लाइम मोल्ड मैंने इतना सा ड्रॉ किया। अब अगर बहुत सारा स्लाइम मोल्ड एक साथ एग्रीगेशन फॉर्म करते रहे तो फिर वो क्या करेंगे, वो सेवरल फीट तक उनका लेंथ ग्रो हो जाएगा। तो फिर हम लोग और भी लिख सकते हैं कि इट कैन ग्रो up to several feet। ये आपका हो गया
प्लाज्मोडियम के बारे में पूरा डिटेल्स। अभी आप इसके थोड़ा रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा जानेंगे। इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके रिप्रोडक्शन या फिर इसके लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिर जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए, आई थिंक आपका अभी तक लिखना हो गया होगा, तो फिर मैं इसे मिटा देता हूं। अभी चलिए प्लाज्मोडियम के रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, हम लोग लिख सकते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन plasmodium from fruiting bodies. अब ये फूटिंग बॉडीज कैसे होंगे? फूटिंग बॉडीज का स्ट्रक्चर बाद में आपको इसके जस्ट बाद ही आपको पूरा लाइफ साइकिल स्लाइम मोल्ड का जब दिखाऊंगा तब फूटिंग बॉडीज का स्ट्रक्चर भी दिखा दूंगा। आपके लिए बस अभी के लिए इतना ही जान लीजिए, प्लाज्मोडियम अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करता है। अब फ्रूटिंग बॉडीज के टिप्स में वेरियस स्पोर का ग्रोथ होगा। हम लोग लिखेंगे bear spore at the tips of fruiting body. अच्छा, फ्रूटिंग बॉडी के टिप्स में वेरियस स्पोर्स का ग्रोथ होता है। फिर हम लोग इसके बाद और स्टेप लिख सकते हैं कि जो स्पोर होता है उसमें ट्रू वॉल प्रेजेंट रहता है। ट्रू सेल वॉल इज प्रेजेंट। आपको पहले लेक्चर में बोला था कि कोई भी चीज़ यूनिवर्स में यूं ही प्रेजेंट नहीं रहता। जैसे वो पेलिकल के समय जब एक्सप्लेन कर रहा था तभी बोला था कि कोई भी चीज़ यूनिवर्स में यूं ही या फिर विदाउट एनी रीज़न एग्जिस्ट नहीं करता। सब चीज़ का एक पर्टिकुलर रीज़न रहता ही रहता है। देखिए यहाँ पर ट्रू सेल वॉल का रीज़न क्या है, आप बोलिए। स्पोर में ट्रू सेल वॉल क्यों प्रेजेंट रहता है? स्पोर एक्सट्रीम कंडीशन में या फिर अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोड्यूस्ड होता है फ्रूटिंग बॉडीज के टिप्स पर। तो फिर स्पोर को एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन टॉलरेट करना पड़ता है। उस एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन या फिर अनफेवरेबल कंडीशन को ओवरकम करने के लिए या फिर उसको टॉलरेट करने के लिए ही इसमें ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट रहता है। हम लोग इसमें लिख देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप, स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड इन एयर करंट। स्पोर्स तो बस टिप में सारा जीवन चिपके नहीं रहेगा, उसको तो स्प्रेड करना है, मतलब स्लाइम मोल्ड को तो स्प्रेड करना है। इसके लिए उसको अपना स्पोर को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। इसीलिए स्पोर्स आर dispersed in air currents।
स्पोर को एयर करंट में डिस्पर्स कर दिया जाता है। फिर हम लोग और लिखेंगे spores are resistant to extreme environmental condition. Resistant to extreme environmental condition. ये हो गया पूरा डिटेल्स स्लाइम मोल्ड के रिलेटेड। मैं ये चीज़ और एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। अनफेवरेबल कंडीशन में स्लाइम मोल्ड क्या करेगा, फ्रूटिंग बॉडीज़ का फॉर्मेशन करेगा। फ्रूटिंग बॉडीज़ के टिप्स में स्पोर का निर्माण होगा। वो स्पोर हवा के झोंके जब आएगा या फिर एयर करंट में यूं ही डिस्पर्स कर दिया जाएगा इन ऑर्डर टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो स्पोर जो होगा उनमें ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा। ट्रू सेल वॉल क्यों प्रेजेंट रहेगा? इन ऑर्डर टू सर्वाइव या इन ऑर्डर टू सरपास एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो इसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। फिर हम लोग इसका जो लाइफ साइकिल है स्लाइम मोल्ड का पूरा लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे। तो फिर इसे जल्दी से लिख लीजिए। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं स्लाइम मोल्ड का लाइफ साइकिल। चलिए पहला स्टेज हम लोग क्या दे सकते हैं? पहले हम लोग यूं ही एक ऐसा एक लीफ ड्रॉ कर दिए। यहां पर इसके ऊपर ऐसे स्लाइम मोल्ड प्रेजेंट रहेगा। अब क्या बोला? स्लाइम मोल्ड एग्रीगेशन करके क्या फॉर्म करता है? प्लाज्मोडियम। फिर स्लाइम मोल्ड अभी एग्रीगेट करके फॉर्म करेगा प्लाज्मोडियम। ये देखिए, ये प्लाज्मोडियम मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हो गया। इसके अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। हो गया। अभी चलिए देखते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में पहले क्या होगा? फूड पूरा एब्सेंट हो जाएगा। फूड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा प्लाज्मोडियम के लिए। तो फिर इन द एब्सेंस ऑफ फूड प्लाज्मोडियम ऐसे चले आया। प्लाज्मोडियम ऐसे फॉर्म कर लिया। यहाँ पर मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर दे दिया। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं in the absence of food, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन हो गया। फिर आपको क्या बोला था? अनफेवरेबल कंडीशन में क्या ग्रो करता है? फ्रूटिंग बॉडीज ग्रो करेगा। अनफेवरेबल कंडीशन में इसके ऊपर ऐसे हमारा जो स्लाइम मोल्ड है उसके ऊपर फ्रूटिंग बॉडीज ग्रो करेगा। ये सब फ्रूटिंग बॉडीज है। तो फिर
हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ग्रोथ ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज। मतलब प्लाज्मोडियम के अंदर कुछ ऐसा मेटाबॉलिज्म होगा अनफेवरेबल कंडीशन में जिसके रिजल्ट से यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन होगा। तो फिर इसको हम लोग एरो देके ऐसे लिख सकते हैं कि ये है फ्रूटिंग बॉडीज। अच्छा, और ये हमारा प्लाज्मोडियम है। ये हमारा प्लाज्मोडियम हो गया और ये फ्रूटिंग बॉडीज हो गया। चलिए नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर स्पोर जनरेट होगा। तो फिर हम लिख देंगे यहाँ पर, पहले फ्रूटिंग बॉडीज को ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके ऊपर ऐसे स्पोर का ग्रोथ होगा। ऐसे कुछ स्पोर का ग्रोथ होगा फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर। तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ग्रोथ ऑफ स्पोर्स ओवर फ्रूटिंग बॉडीज। ये हो गया। तो और इसको थोड़ा लेवल कर देते हैं कि ये हमारा स्पोर्स है और ये हमारा फ्रूटिंग बॉडी है। और ये हमारा प्लाज्मोडियम है, ये आपको पहले भी बोला। अब क्या होगा, ये स्पोर्स जो है वो एयर में डिस्पर्स्ड कर देंगे या फिर स्पोर को एयर में डिस्पर्स्ड कर दिया जाएगा। यहां पर लिखेंगे स्पोर will be dispersed in air। देखिए फिर हम लोग और क्या बता सकते हैं, यहाँ पर स्पोर का नेक्स्ट स्टेज क्या होगा। स्पोर कुछ गैमेट में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे या फिर स्पोर का गैमेट में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हम लोग यहाँ पर कुछ गैमेट जैसा ड्रॉ कर लेंगे। ये बहुत सा स्पर्म जैसा लग रहा है पर ये स्पर्म है नहीं,
मैं इसको ऐसे ही रफली ड्रॉ किया हूं। यहां पर लिखेंगे स्पोर will be transformed into gametes। फिर उन गैमेट से क्या फॉर्म होगा? उन गैमेट से फॉर्मेशन होगा जाइगोट का। उन गैमेट से जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ये क्या है? यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? स्पोर्स विल, या फिर गैमेट्स, सॉरी गैमेट्स होगा, गैमेट्स will be transformed into जाइगोट। अभी जाइगोट से किसका फॉर्मेशन होगा? जाइगोट से न्यू स्लाइम मोल्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फिर ये हो गया कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ स्लाइम मोल्ड। आपके लिए और एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूं, देख लीजिए। मैं ये दोनों स्टेप का नाम लिख देता हूं। ये हो गया जाइगोट, जाइगोट तो आपको बोल ही दिया, ये जाइगोट हो गया, और ये हो गया स्लाइम मोल्ड। ये हो गया स्लाइम मोल्ड, और ये है प्लाज्मोडियम। अच्छा, अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं और एक बात। देखिए, पहले स्लाइम मोल्ड से शुरू करते हैं। एक स्लाइम मोल्ड अच्छा खासा है, उसका बहुत सारा फूड आ गया, या फिर उसने एग्रीगेशन कर लिया एक दूसरे से, या फिर बहुत सारे स्लाइम मोल्ड का एग्रीगेशन करके प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन हुआ। फिर प्लाज्मोडियम जब अनफेवरेबल कंडीशन में पहुंच गया, मतलब उसका फूड खत्म हो गया, कुछ टेम्परेचर में वेरिएशन आ गया, या फिर कुछ क्लाइमेटिक में वेरिएशन आ गया, उसके वजह से उसका क्या हुआ, कुछ अंदर से कुछ ऐसा मेटाबॉलिज्म हुआ कि उसमें फ्रूटिंग बॉडीज का ग्रोथ हुआ। देखिए, अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडीज ग्रोथ किया, फिर फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर वेरियस स्पोर का फॉर्मेशन होगा। वेरियस स्पोर्स फॉर्म किए हैं फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर। फिर स्पोर्स क्या होगा? स्पोर्स क्या सारा जीवन मतलब फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर चिपका रहेगा? ऐसा तो कभी नहीं होगा। स्पोर को भी एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो फिर स्पोर क्या होगा? डिस्पर्स्ड इन एयर करंट, या फिर डिस्पर्स इन एयर लिखा हूं, सिर्फ एयर करंट लिख देता हूं। अच्छा, स्पोर्स डिस्पर्स इन एयर करंट। फिर स्पोर्स से किसका फॉर्मेशन होगा? स्पोर्स से फॉर्मेशन होगा गैमेट का। स्पोर्स विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू गैमेट। ये स्पर्म जैसा कुछ ड्रॉ किया हूं, पर ये स्पर्म है नहीं, ये गैमेट को रिप्रेजेंट किया हूं, बस ऐसे ही आपके समझने के लिए। फिर गैमेट, उसके बाद का स्टेज क्या होगा? गैमेट विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू जाइगोट। जाइगोट, अब जाइगोट फिर न्यू स्लाइम मोल्ड में कन्वर्ट होगा, या फिर उसका डेवलपमेंट, फर्दर डेवलपमेंट होगा। ये आपका जो लाइफ साइकिल है, यहाँ तक एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बस बोला गया है जो मैं पहले लिखा था, बस इसके पहले ही जो लिखा था कि स्पोर्ट्स विल बी डिस्पर्स इन एयर करंट, बस यहाँ तक बोला था, कंप्लीट नहीं दिया गया था। और बहुत सारे कोचिंग में पढ़ाते भी नहीं है ये, क्योंकि ये एनसीईआरटी के बाहर है, थोड़ा बाहर है,
पर आपके समझने के लिए इतना तो बनता ही है और इतना ड्रॉ करना पड़ता ही है। तो फिर थोड़ा समय लग गया इसको समझने में और इसको ड्रॉ करने में, पर आई विल मेक श्योर कि ये वर्थ इट हो। तो फिर इसे जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए। फिर हम लोग देखिए हमारा स्लाइम मोल्ड अभी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। हमने स्लाइम मोल्ड का पूरा स्ट्रक्चर देखा, उसका प्लाज्मोडियम का पूरा कैरेक्टर्स देखा, प्लाज्मोडियम कैसे बनता है, फिर देखा उसके रिप्रोडक्टिव साइकिल जो कि और इसके लाइफ साइकिल्स भी अच्छे तरह से देखा। तो फिर स्लाइम मोल्ड पूरा चैप्टर कंप्लीट या फिर पूरा उसका चैप्टर क्लोज हो गया। अभी हम शुरू करने वाले हैं प्रोटोजोअन को। तो फिर इसे जल्दी से नोट कर लीजिए और हम स्टार्ट करेंगे प्रोटोजोअन को। जल्दी से नोट कर लीजिए। सो आई थिंक अभी तक आपने इसे नोट कर लिया होगा, तो फिर मैं इसे मिटा देता हूं। तो फिर चलिए अभी हम हमारे फाइनल क्लास की तरह मूव करते हैं, जो कि है क्लास प्रोटोजोअन। ये हमारा जो अभी तक 5 क्लासेस हमने पढ़ा किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर में, ये लास्ट क्लास हो जाएगा। तो फिर चलिए हम लिख सकते हैं प्रोटोजोअन। प्रोटोजोअन के बारे में हम फर्स्ट पॉइंट ही क्या लिख सकते हैं? प्रोटोजोअन के बारे में हम पहले कह सकते हैं कि दीज आर द प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। दीज आर primitive relative of animals। अभी बोलिए क्यों इसे हम लोग प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा ऐसा कैरेक्टर पाया जाता है जो कि एनिमलिया या फिर किंगडम एनिमलिया से मैच खाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम इसके सेल वॉल के स्टेटस के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर क्या आपको क्या लगता है, सेल वॉल प्रेजेंट होगा या नहीं? देखिए प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स पहले ही हम लोग बोल दिए हैं, तो फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेल वॉल इज एब्सेंट। सेल वॉल एब्सेंट। अभी देखिए मैं बार बार इसको ही बोलूंगा। देखिए हमने अभी बोला कि एनिमल्स, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, तो फिर एनिमल्स में क्या ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है? कौन से एनिमल्स में ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाएगा? सभी में हेटेरोट्रॉपिक ही पाया जाता है। तो फिर हम लिखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटेरोट्रॉपिक। न्यूट्रिशन बाय हेटेरोट्रॉपिक। अच्छा, न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक हो गया। अब हेटेरोट्रॉपिक में भी कौन कौन से मोड पाया जाएगा? हेटेरोट्रॉपिक में बहुत कुछ होता है। हेटेरोट्रॉपिक में भी होगा पैरासाइटिक एंड प्रीडेटर्स। अब इसके हैबिटेट के बारे में जान लेते हैं, देख लेते हैं प्रोटोजोअन हमें कहाँ कहाँ पाया जाएगा। हैबिटेट हो जाएगा फाउंड इन एक्वाटिक एक्वाटिक का मतलब क्या होगा? एक्वाटिक का मतलब होगा फ्रेश वाटर प्लस मैराइन, यही होगा एक्वाटिक। फ्रेश वाटर एंड मैराइन।
को हम लोग एक्वाटिक कह रहे हैं। फिर हम लोग और लिख सकते हैं पैरासाइटिक इन सम ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट इन सम ऑर्गेनिज्म। अभी ये कुछ ग्रॉस इंफॉर्मेशन हो गया जो आपको मैंने दे दिया क्लास प्रोटोजोआ के बारे में। अभी देख लेते हैं क्लास प्रोटोजोआ को ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन कौन कौन से डिवीजन में भाग किया जाता है। हम लोग लिखेंगे, अच्छा पहले इसको नोट कर लीजिए, मैं उसको फ्रेश पेज से स्टार्ट करूंगा, मतलब फ्रेशली स्टार्ट करूंगा, इसको पहले लिख लीजिए। अभी हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मोड ऑफ लोकोमोशन। तो फिर हेडिंग दे लेते हैं, क्लासिफिकेशन on the basis of mode of लोकोमोशन, गलती से न्यूट्रिशन बोल दिया अभी, लोकोमोशन। अच्छा, लोकोमोशन से कितने ग्रुप में क्लासिफाई किया जा सकता है? पहला हम लोग देख लेंगे, या फिर पहले ग्रुप को हम लोग देख लेंगे जो कि है एमीबॉयड प्रोटोजोआन। एमीबॉयड प्रोटोजोआन, एमीबॉयड प्रोटोजोआन में पहले हम लोग इसका मोड ऑफ लोकोमोशन देख लेते हैं। मोड ऑफ लोकोमोशन क्या हो सकता है? मूव बाय सूडोपोडिया, बाय सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या है मैं अभी आपको बताता हूं, पहले कुछ और कैरेक्टर्स लिख लेते हैं। अच्छा, हम इसके अंदर लिख सकते हैं पहले इसके हैबिटेट के बारे में। फाउंड, देखिए जो एमीबॉयड प्रोटोजोआन है वो मैरीन में भी पाया जाएगा, फ्रेश वाटर में भी पाया जाएगा और मॉइस्ट सॉइल में भी पाया जाएगा। तो फिर हम लिखेंगे फाउंड इन फ्रेश वाटर, फिर मैराइन, फिर मॉइस्ट सॉइल। ये उसका कंप्लीट हैबिटेट हो गया। फिर हम इसके नेक्स्ट कैरेक्टर को देख लेते हैं कि एमीबॉयड प्रोटोजोआन कैप्चर्ड देयर फूड बाय सूडोपोडिया। अभी हम सूडोपोडिया को समझेंगे। कैप्चर फूड बाय सूडोपोडिया। अच्छा, सूडोपोडिया का मतलब क्या है? सूडोपोडिया का मतलब है फॉल्स फीट। देखिए एमीबा ऐसे होता है, कुछ एमीबा का ऐसे स्ट्रक्चर होता है। जब भी एमीबा के सराउंडिंग्स में या फिर एमीबा के कांटेक्ट में फूड पार्टिकल्स आता है तो फिर एमीबा
अपने अंदर से एक फॉल्स फीट का, ऐसे एक फॉल्स फीट का जनरेशन करता है। इस फॉल्स फीट को ही हम लोग सूडोपोडिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर फूड पार्टिकल्स आ गया। अब ये फूड पार्टिकल्स क्या होगा, धीरे धीरे सूडोपोडिया से इनगल्फ हो जाएगा, या फिर सूडोपोडिया इसे घेर लेगा चारी दिक से, चारों तरफ से इसको घेर लेगा। फिर क्या होगा, यहाँ पर फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा। फूड वैक्यूल के फॉर्मेशन से ये फूड पार्टिकल जो है ये सूडोपोडिया के या फिर एमीबा के, अभी हम बोल सकते हैं एमीबा के अंदर चले आया। अभी ये एमीबा इसको डाइजेस्ट कर लेगा अपने हिसाब से और फूड से न्यूट्रिएंट ले लेगा। फिर देखिए पहले एमीबा था कंप्लीट, मैं और एक बार ये आपके लिए रिपीट कर दे रहा हूँ। पहले एमीबा था, फिर इसके सराउंडिंग्स में फूड पार्टिकल चला आया। फूड पार्टिकल जब भी इसके कांटेक्ट में चला आया तो फिर इसने सूडोपोडिया का फॉर्मेशन चालू कर दिया। ये हो गया सूडोपोडिया। सूडोपोडिया ने अब क्या किया, उस फूड को पूरा कंप्लीटली घेर लिया या फिर एनगल्फ कर लिया। एनगल्फ कर लिया, फिर फूड पार्टिकल एमीबा के अंदर चला आया। ऐसे ही ये यहाँ पर बोल सकते हैं कि कैप्चर फूड पार्टिकल्स बाय सूडोपोडिया। अभी देखिए मैंने पहले जो बोला था मूवमेंट में या फिर लोकोमोशन में सूडोपोडिया कैसे हेल्प करता है। सूडोपोडिया से के द्वारा, मतलब ये आप पकड़ लीजिए, एक यहाँ पर मैं इसको सेपरेटली ड्रॉ कर देता हूँ। यह पकड़ लीजिए एक एमीबा है। अभी सूडोपोडिया क्या करेगा, इस सराउंडिंग्स में वाटर है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि एमीबॉइड प्रोटोजोन कहाँ पाया जाता है। एमीबॉइड प्रोटोजोन मेनली वाटर एनवायरनमेंट में या फिर एक्वाटिक एनवायरनमेंट में पाया जाएगा। अब सूडोपोडिया के हेल्प से क्या करेगा, वो अपने सराउंडिंग्स वाटर का मूवमेंट कराएगा या फिर सराउंडिंग्स वाटर का डिस्प्लेसमेंट कराएगा, जिसके रिजल्ट से ही उसका लोकोमोशन होगा। यहाँ पर देखिए अगर ऐसे सूडोपोडिया तैयार हो गया, ये सूडोपोडिया अपने सराउंडिंग्स में जो भी वाटर आएगा उसका डिस्प्लेसमेंट कर देगा, इसी से उसका मूवमेंट हो जाएगा। तो चलिए इसको रहने देते हैं और इसको मिटा देते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, दे हैव अ कवरिंग ऑफ सिलिका शेल्स ऑन देयर आउटर सरफेस। हम लोग लिखेंगे marine forms have silica shells on their outer surface। अच्छा, आउटर सरफेस में सिलिका शेल्स का प्रेजेंट रहता है। फिर हम इसके एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल्स में हम लोग क्या देखेंगे, एग्जाम्पल्स में हम लोग लिख सकते हैं एमीबा। फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंटामीबा, जो कि एक पैरासाइट है, एंटामीबा। एंटामीबा एक पैरासाइटिक फॉर्म है इसका। ये दोनों एग्जाम्पल हो गया एमीबॉइड प्रोटोजोन का, एक हो गया एमीबा और एक हो गया एंटामीबा जो कि एक पैरासाइट है। तो फिर ये आपका कंप्लीट हो गया एमीबॉइड प्रोटोजोन के बारे में कंप्लीट डिटेल्स। तो चलिए इसको आप लिख लीजिए पहले, फिर हम लोग इसके नेक्स्ट ग्रुप में जाएंगे जो कि है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। तो फिर
इसको जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, आई थिंक अभी तक आपका लिखना हो गया होगा, तो फिर मैं इसे मिटा देता हूँ। तो फिर हम लोग अभी इसके नेक्स्ट ग्रुप को देख लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लोकोमोशन, जो कि है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन। हेडिंग दे लीजिए। अच्छा, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन के बारे में हम पहले क्या लिख सकते हैं? हम पहले लिख सकते हैं इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इट इज फ्री लिविंग, या फिर हम लोग और भी लिख सकते हैं इट मे बी पैरासाइटिक। मतलब ये फ्री लिविंग भी स्टेट में भी रह सकता है और ये पैरासाइटिक। पैरासाइटिक मतलब मैंने आपको बोला था कि होस्ट बॉडी पर न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, तो फिर ये फ्री लिविंग स्टेट में भी रह सकता है और पैरासाइटिक फॉर्म में भी पाया जा सकता है। अभी फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन के बारे में एनसीईआरटी में कुछ खास दिया नहीं हुआ है, अभी बस एक एग्जांपल देके छोड़ दिए हैं कि ट्राइपैनोसोमा। मतलब ट्राइपैनोसोमा एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन का एग्जांपल है। ट्राइपैनोसोमा कौन सा डिजीज कॉज करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइपैनोसोमा कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस। ट्राइपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस को कॉज करता है। इससे एक नीट में बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है कि स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय व्हिच ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआन। तो भी हम लोगों को फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन को मार्क करना पड़ेगा। अभी इसके नीचे से ही मैं नेक्स्ट ग्रुप को स्टार्ट कर देता हूं, जो कि है सिलिएटेड प्रोटोजोआन। और एक चीज़, मैं इसके साइड में और एक चीज़ लिखना पड़ेगा, जो कि है इसका मोड ऑफ लोकोमोशन। तो फिर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन में तो ये तो क्लियर ही है कि फ्लैजेला रहेगा, तो फिर मोड ऑफ लोकोमोशन या फिर मोड ऑफ मूवमेंट क्या होगा? फ्लैजेला। हम लोग लिख देंगे स्लाइड में बाय फ्लैजेला। ये हम लोगों ने लिख दिया। अभी नेक्स्ट जो ग्रुप है उसको देख लेते हैं, जो कि सिलिएटेड प्रोटोजोआन। चलिए, यहां पर ही नीचे से मैं लिख देता हूं। अच्छा, देख लेते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोआन के बारे में हम लोग क्या डिस्कस कर सकते हैं। उसके पहले मैं एक पिक्चर ड्रॉ करूंगा, वो पिक्चर होगा पैरामीशियम का। एक मुझे पिक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए, ये हमारा हो गया पैरामीशियम। अभी पैरामीशियम के स्किन में मिलियंस ऑफ सिलिया प्रेजेंट होगा, जो इनके आउटर सरफेस में प्रेजेंट होगा, मिलियंस ऑफ सिलिया। सिलिया को हम लोग क्या कह सकते हैं? स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन ही तो सिलिया कहते हैं। तो फिर मैं इसके पूरे बॉडी में सिलिया को ड्रॉ कर देता हूँ।
ये हो गया इसका सीलिया। यहाँ पर हम लोग चाहे न्यूक्लियस बहुत कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर एक न्यूक्लियस दे देता हूँ इसका, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है। अभी देख लीजिए सीलिया, आप जब हायर क्लासेस में पढ़ोगे या फिर नेक्स्ट चैप्टर में एनिमल किंगडम में स्पेसिफिकली पढ़ोगे आप कि सीलिया कभी लोकोमोशन में हेल्प ही नहीं करता। तो फिर यहाँ पर कैसे हम लोग बोल रहे हैं कि सीलिएटेड प्रोटोजोअन को मूवमेंट वाया सीलिया हो रहा है? हम लोग को तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि मूवमेंट इज वाया सीलिया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। देखिए सीलिया क्या करता है, अपने सराउंडिंग्स में जो भी लिपिड है या अपने सराउंडिंग्स में जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है, लिपिड बोले या फिर जहाँ भी, सपोज ब्लड में कोई ऑर्गेनिज्म रहा तो ब्लड को फ्लूइड मूव करेगा। सपोज ये मैराइन ऑर्गेनिज्म हुआ तो फिर सी वाटर को या फिर फ्रेश वाटर को मूव करेगा। ये क्या करेगा, इन माइन्यूट थिन सीलिया से अपने सराउंडिंग्स में जो फ्लूइड है उसका डिस्प्लेसमेंट करेगा, जिसके वजह से इसका एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होगा। ये अपने सराउंडिंग्स में जो भी फ्लूइड रहेगा, मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये अपने सराउंडिंग्स में जो भी फ्लूइड रहेगा उसका डिस्प्लेसमेंट करेगा। इसके वजह से क्या होगा, इसका मूवमेंट होगा। इसी वजह से हम लोग कह रहे हैं मूवमेंट इज वाया सीलिया। बाय सीलिया। तो हम लोग पहला पॉइंट ही यहां पर लिख सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। मैं ऐसे न्यूमेरिकल में ही लिख रहा हूं, थाउजेंड ऑफ सीलिया प्रेजेंट ऑन द बॉडी। ठीक है, फिर हम लोग और कह सकते हैं कि यहाँ पर सपोज कोई फूड आया, ठीक है, यहाँ पर एक फूड पार्टिकल चला आया। अब जैसे हम लोग एमीबॉइड प्रोटोजोन में देखे थे कि फूड पार्टिकल्स को सूडोपोडिया ऐसे एनगल्फ कर पा रहा है, तो फिर यहाँ पर क्या फूड पार्टिकल यहाँ से डायरेक्ट घुस जाएगा उसके बॉडी में? ऐसे तो कभी नहीं होगा। सीलिया फूड पार्टिकल जब इसके कांटेक्ट में आएगा तब सीलिया के मदद से वाटर लेडन फूड, मतलब जो फूड वाटर में है वो ऐसे मूवमेंट करके धीरे धीरे सीलिया के वेव लाइक मूवमेंट के वजह से धीरे धीरे ये इस कैविटी में आकर गिर जाएगा। इसको हम लोग कहेंगे गुलेट। इस कैविटी को ही हम लोग कह रहे हैं गुलेट। अच्छा, मतलब फूड यहाँ पर आकर गिरेगा और इस कैविटी से बॉडी के अंदर इनगल्फ्ड हो जाएगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोग लिख सकते हैं कि हैव अ कैविटी called gullet present outside the body surface या फिर outside the cell surface, present outside the cell surface। आउटसाइड द सेल सरफेस प्रेजेंट रहेगा। गुलेट किस चीज में हेल्प करेगा? वाटर लेडन फूड, हम लोग लिखेंगे वाटर लेडन फूड
stored into gullets. Via movement of cilia. Movement of thousands of cilia. अच्छा, अभी इसका एक एग्जाम्पल बताइए. एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? जो मैंने अभी ड्रॉ किया वो है पैरामीशियम. हम लोग एग्जाम्पल लिख देंगे. पैरामीशियम. अच्छा, ये आपका कंप्लीट हो गया फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन एंड सिलिएटेड प्रोटोजोन. पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया. मैं आपके लिए और एक बार रिपीट कर देता हूं. देखिए, थाउजेंड्स ऑफ सिलिया प्रेजेंट, बॉडी सरफेस में थाउजेंड्स ऑफ सिलिया प्रेजेंट रहेगा. फिर क्या होगा? हैव कैविटी कॉल गुलेट प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी सरफेस. यहाँ पर फूड जैसे एमीबॉइड प्रोटोजोन में वो सूडोपोडिया फॉर्म करके कहीं से भी फ्रूट का एनगल्पमेंट कर रहा था, पर यहाँ पर इस स्पेसिफिक एरिया से फूड का एनगल्पमेंट होगा और इसे हम लोग कह रहे हैं गुलेट. तो वाटर लेडन फूड स्टोर्ड इनटू गुलेट वाया मूवमेंट ऑफ थाउजेंड ऑफ सिलिया. जब भी वाटर लेडन फूड इसके कांटेक्ट में आएगा तो फिर ये स्लोली वेव लाइक मूवमेंट के वजह से गुलेट के अंदर चला जाएगा. फिर एग्जाम्पल हो गया इसका पैरामीशियम. चलिए, तो फिर इसे जल्दी से नोट कर लीजिए. हम अभी इसके लास्ट क्लासिफिकेशन को देखेंगे या फिर लास्ट ग्रुप को देखेंगे जो कि है स्पोरोजॉइड प्रोटोजोआन. तो फिर जल्दी से इसे नोट कर लीजिए. सो आई गेस अभी तक आप सभी लोगों ने इसको पॉज करके लिख चुके होंगे. तो फिर मैं इसे मिटा देता हूँ. एक काम करता हूँ, मैं बस सिलिएटेड प्रोटोजोन को ही मिटाता हूँ. यहाँ पर से ही लिख दूंगा. पूरा बोर्ड मिटाने जाऊंगा तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा अभी. तो अभी हम लोग फोर्थ ग्रुप को देख लेंगे जो कि है स्पोरोजॉइड प्रोटोजोआन. चलिए देख लेते हैं इसको भी. 4 स्पोरोजॉइड प्रोटोजोआन का मूवमेंट कैसे होगा? अभी ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि इन सभी में देखिए एक मीन्स ऑफ मूवमेंट या फिर एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन या फिर एक स्पेशलाइज्ड कुछ कैरेक्टर ज़रूर था जिसके हेल्प से या फिर जिसके मीन से मूवमेंट या फिर लोकोमोशन हो रहा था. पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है. स्पोरोजॉइड में क्या होता है? स्पोरोजॉइड में इन्फेक्टेड स्पोर लाइक स्टेज होते हैं जो कि हर एक बैक्टीरिया का अलग अलग होता है. ठीक है, हर एक बैक्टीरिया का अलग अलग इन्फेक्टेड स्पोर लाइक स्टेज पाया जाता है. वो इन्फेक्टेड स्पोर लाइक स्टेज होस्ट ऑर्गेनिज्म के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस या फिर एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है. तो फिर चलिए अभी हम इसके बारे में लिख सकते हैं कि नो स्पेशलाइज्ड locomotory character present. अच्छा, फिर हम इसके बारे में और भी लिख सकते हैं कि have infected spore like stage
in their life cycle. They have infected spore like stage in their life cycle. मतलब आपको जब मलेरिया का लाइफ साइकिल पढ़ाया जाएगा, मतलब प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, फैल्सिफेरम, उन चीज़ों का लाइफ साइकिल पढ़ाया जाएगा क्लास 12 के जो हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर है वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे उस टॉपिक को। तब हम लोग देखेंगे एक इन्फेक्टेड स्पोर लाइक स्टेज होता है स्पोरोजॉइड, जो कि मलेरियल पैरासाइट का मतलब प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का स्पेशली एक इन्फेक्टेड स्पोर लाइक स्टेज है। तो फिर हम लोग यहाँ पर उसका ही एक एग्जाम्पल दे देंगे कि स्पोर स्पोरोजॉइड्स। स्पोरोजॉइड्स जो है वो इन्फेक्टेड स्पोर लाइक स्टेज है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम का। ये चीज़ कंप्लीट हो गया। मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि जो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम है, मैं स्पेसिफिकली और लिख देता हूँ एग्जाम्पल्स। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है मोस्ट नोटोरियस प्लाज्मोडियम स्पीसीज या फिर प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, कुछ भी हो सकता है, फैल्सिफेरम, वाइवैक्स, ओवेल, कुछ भी हो सकता है। प्लाज्मोडियम स्पीसीज मैं लिख देता हूँ, स्पीसीज में लिख देता हूँ, कोई भी स्पीसीज हो सकता है। ये आपका हो गया मलेरियल पैरासाइट। ये है मोस्ट नोटोरियस, उतना मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ। तो फिर इसके बारे में मैं और एक बार रिपीट कर देता हूँ। नो स्पेशलाइज्ड लोकोमोटरी कैरेक्टर प्रेजेंट, क्योंकि इसके बॉडी में कोई स्पेशलाइज्ड वैसा कुछ कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं होता है। हैव इन्फेक्टेड स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, एक उसके पूरे लाइफ साइकिल मतलब प्लाज्मोडियम के पूरे लाइफ साइकिल में एक इन्फेक्टेड स्पोर लाइक स्टेज है जिसको हम लोग स्पोरोजॉइड कहते हैं, मलेरियल पैरासाइट का। हम लोग पूरा लाइफ साइकिल बोला, फ्यूचर में क्लास में पढ़ेंगे, क्लास 12 में, जब भी क्लास 12 आएगा आपका। तो फिर इन्फेक्टेड स्पोरोजॉइड जो कि प्लाज्मोडियम का ही एक लाइफ साइकिल का स्टेप्स है, वो स्पोर क्या करता है होस्ट बॉडी में। वह प्लाज्मोडियम के लिए होस्ट बॉडी कौन है? ह्यूमंस। वो ह्यूमंस के अंदर चला जाता है। अभी देखिए एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम स्पीसीज मलेरियल पैरासाइट। तो फिर ये आपका पूरा प्रोटोजोआ जो था कंप्लीट हो गया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लोकोमोटरी कैरेक्टर। और इसके साथ ही आपका किंगडम प्रोटिस्टा का भी आज पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद का जो भी लेक्चर होगा वहाँ पर हम किंगडम फंगी से स्टार्ट करेंगे। तो फिर इसे आप जल्दी से लिख लीजिए अभी। आई थिंक आप सभी लोगों ने इसको अभी तक लिख लिया होगा एंड आई होप ऑल ऑफ यू हैव टेकन द नोट्स ऑफ टुडेस लेक्चर। अगर आपको स्लाइम मोल्ड और जो मैंने आज प्रोटोजोआन पढ़ाया इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इन्फॉर्म करें। मैं आपका डाउट को, जो भी आपका स्पेसिफिक डाउट होगा उसका नेक्स्ट लेक्चर को में जो लास्ट पार्ट होगा उसमें आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। एंड थैंक्स फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर।